सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2015 में आई एक हॉरर मूवी पर जिसका नाम है द डेविल्स कैंडी। दोस्तों, ये मूवी मेरी आज तक की सबसे फेवरेट मूवी बन चुकी है एंड इसकी कंसेप्ट लाजवाब है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 92%, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। इस मूवी में हमें एक न्यू मैसेज भी दिया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे स्ट्रेंज आवाजें सुनाई दे रही थी और वो रात को सो नहीं पा रहा था और वो आवाजें डेविल के द्वारा की जा रही थी। उन आवाजों को इग्नोर करने के लिए रे गिटार बजाने लगता है और आधी रात होने के कारण रे की बीवी उसे आगे बोलती है कि तुम तैयारी करो, कल तुम्हें हम मेंटल हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। और ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी डेविल के जरिए रे को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अपने बीवी को तुम मार दो और रे अपनी ही बीवी को जान से मार देता है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और तब हम देखते हैं कि घर का क्रॉस उल्टा हो चुका है। फिर हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम जेसी नाम के एक आर्टिस्ट को देखते हैं जो आर्टिस्ट तो था पर वो कुछ खास पेंटिंग्स नहीं बना पाता था। जेसी की एक वाइफ थी एस्ट्रिड और उन दोनों की बेटी थी जोई। ये लोग अपने छोटे घर को बदल रहे थे और ये रे के घर को देखने जाते हैं। रे उस घर को अपनी बीवी को मारकर छोड़ चुका था एंड पुलिस को लगा कि रे की बीवी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। ब्रोकर पूरा घर जेसी को दिखाता है और रे के बीवी के मौत के बारे में भी वो उन्हें क्लियरली बता देता है। पर इस बात से जेसी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और हेलमन फैमिली उस घर को खरीद लेती है। घर काफी बड़ा था और जेसी को एक नया आर्ट स्टूडियो भी मिल जाता है। एस्ट्रिड जेसी को और भी पेंटिंग्स बना के उन्हें बेचने बोलती है क्योंकि एस्ट्रिड जो जॉब करती थी वो सैलरी काफी कम थी। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो एक मोटेल में कमरा लेता है और उसे अभी तक डेविल की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो रिसेप्शन पर बेल बजाने लगता है ताकि इस आवाजों को वो अवॉइड करे। फिर रात को रे अपने कमरे में डेविल की आवाज दबाने के लिए फिर से जोर से गिटार बजाने लगता है और वो भी हाई वॉल्यूम पर। इसीलिए आसपास के लोग पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस रे को वार्निंग देके वहां से चली जाती है। अगले दिन जेसी जोई को उसके न्यू स्कूल में ड्रॉप करके घर पर आता है तो उसे भी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे शुरुआत में लगता है कि उनके घर में कोई घुस आया है, पर जब वो ऊपर जाता है तो एक तस्वीर के पीछे उसे क्रॉस का निशान नजर आता है और आवाजें और भी तेज हो जाती है और जेसी जैसे हिप्नोटाइज होकर अपने स्टूडियो में जाके एक पेंटिंग बनाने लगता है। और सुबह से रात हो जाती है पर वो स्टूडियो में ही था। जब एस्ट्रिड काम से घर पर आती है तो जोई उससे कहती है कि जेसी उसे स्कूल से पिकअप करने नहीं आया था। तो एस्ट्रिड उसके स्टूडियो में जाती है तो देखती है कि जेसी ने एक उल्टा क्रॉस बनाया हुआ था जिसे देखकर वो थोड़ा सा अजीब महसूस करती है। तभी रात को रे उस घर में आता है और वो हेलमन फैमिली को बोलता है कि ये उसके माता पिता का घर था जो इस घर में मारे गए और वो अब इस घर में वापस आना चाहता है क्योंकि मोटेल वाले उसे म्यूजिक बजाने नहीं दे रहे। तो जेसी रे को पुलिस की धमकी देकर वहां से जाने बोलता है। फिर रे अपने मोटेल रूम में जाकर टीवी देखने लगता है जो कि चर्च का शो था जिसमें डेविल के बारे में कुछ बताया जाता है। और गाइज, इस शो के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगले दिन जोई देखती है कि रे अपनी गिटार वहां पर रख कर गया है तो वो उसे लेने का सोचती है पर जेसी उसे मना कर देता है। फिर वो एक आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग की इमेज ले जाता है और उस इमेज को देखकर रिसेप्शनिस्ट काफी खुश होती है और वो उस पेंटिंग को मैनेजर को दिखाकर जेसी को वापस से कॉल करने वाली थी। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो डेविल के इंस्ट्रक्शन पर एक गार्डन में खेल रहे बच्चे को मारता है और उसे बेहोश करके कहीं ले जाता है। और जेसी अपने घर में एक न्यू पेंटिंग पर काम कर रहा था जिसमें वो भी उसी बच्चे का दर्द से भरा हुआ चेहरा बनाता है जिसे रे ने अभी अभी किडनैप किया था। और डेविल इन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पेंटिंग के बाद रात को जेसी अपने बेटी को लेने के लिए स्कूल में जाता है और जोई उस पे काफी गुस्सा करती है क्योंकि रिसेंटली ये कई बार हो चुका था कि जेसी उसे पिकअप करने के लिए काफी लेट आता था। दूसरी तरफ रे उस किडनैप किए हुए बच्चे को अपने मोटेल रूम में ले आता है और उसे मारकर उसके टुकड़े करके वो सारा खून साफ करने के बाद बॉडी पार्ट्स को बैग में भरकर उस बैग को जेसी के घर के पास वाले यार्ड में दफना देता है। और जेसी अपने घर में डेविल के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसी पेंटिंग को कंप्लीट कर रहा था और एस्ट्रिड इसे भी देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उस पेंटिंग में 2 और बच्चे उसने बनाए थे जिनमें से एक दर्द से चीख रही उनकी बेटी जोई भी थी।
यानी शायद रे अब जोई को मारने वाला था। ये इस पेंटिंग के जरिए एक हिंट दी गई है। और ऐसे ही होता है, रे रात को घर में घुसकर जोई को किडनैप करने की कोशिश करता है, पर वो चिल्लाने लगती है एंड आवाज सुनकर एस्ट्रिड एंड जेसी वहां पर आकर रे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो जेसी को मारकर वहां से चला जाता है। तब पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस इन्हें घर के लॉक्स बदलवाने को बोल देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जोई को स्कूल में ड्रॉप करके जेसी वापस जा रहा था, तभी उसे आर्ट गैलरी से कॉल आता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स मैनेजर को पसंद आ गई है और वो आज 3 बजे उन पेंटिंग्स को देखने के लिए तुम्हारे घर आ रहा है। ये सुनकर जेसी डर जाता है क्योंकि उसे जोई को लेने के लिए 3 बजे वापस से स्कूल में आना था, क्योंकि जोई की जान को खतरा था। इसीलिए वो टाइम बदल कर 2 बजे रख देता है। मैनेजर 2 बजे घर आता है और वो जेसी की बनाई हुई डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स को देखकर काफी खुश होता है। फिर वो डील्स की बात करने लगते हैं, बट देर होने के कारण जेसी मैनेजर से बाद में बात करने बोलकर वहां से जोई को लेने चला जाता है, पर आधे रास्ते में उसकी कार का टायर पंक्चर होता है। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भागकर स्कूल जाता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और जोई स्कूल से गायब थी। और हम रे को देखते हैं, जिसने जोई को किडनैप करके अपने मॉटेल रूम में लाया था। वो उसे बोलता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता, पर उसे ये सब करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। इसीलिए रे बाहर कटर लेने जाता है। तब तक जोई अपने लंबे नाखूनों से टेप को फाड़कर अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर बाथरूम की खिड़की से भागने लगती है। रे उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कोई भी फायदा नहीं था। जोई तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। फिर जेसी एंड एस्ट्रिड को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब खतरा बढ़ चुका था, ऊपर से 2-3 और बच्चे टाउन से गायब थे। पुलिस जोई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक पुलिस वाला जेसी को रे का पास्ट बताता है कि रे जब 12 साल का था तब उसने एक खून किया था और उसे असाइलम में भर्ती किया गया। तब वो बोलता था कि उसे आवाजें आती है और डेविल को उसे बच्चों की बलि देनी पड़ती है, क्योंकि डेविल के लिए बच्चे कैंडी के समान हैं। रात को 2 पुलिस वाले जेसी के घर के बाहर आते हैं और दूसरी तरफ रे गैस स्टेशन से गैस कैन एंड एक लाइटर खरीदता है और वो कुछ करने वाला था, क्योंकि उसे किसी भी हाल में जोई को मारना था। दूसरी तरफ जेसी को पता चल गया था कि उसे भी डेविल की ही आवाजें सुनाई दे रही है, इसीलिए वो उस पेंटिंग को फाड़ देता है। तभी घर के बाहर रे अपनी कार से दोनों पुलिस वालों को कुचल देता है और उनकी ही गन छीनकर उन दोनों को गोली मार देता है। अब बारी थी घर के मेंबर्स की। वो घर में आके पहले जेसी को गोली मारता है और जेसी बेहोश हो जाता है। फिर वो एस्ट्रिड को जख्मी करता है और फिर वो जोई को बाहर ले जाके गैस कैन एंड लाइटर ले आता है। फिर रे रेंग रही एस्ट्रिड के सर के बीचों बीच गोली मारकर उसकी कहानी खत्म करने वाला था, पर गन की बुलेट्स खत्म हो जाती है, इसलिए एस्ट्रिड बच जाती है। फिर रे जोई को ऊपर के कमरे में ले जाकर कमरे में आग लगा देता है और वो जोई के साथ जान देने वाला था, खुद को जलाकर। बट नीचे एस्ट्रिड बेहोश पड़े हुए जेसी को उठाकर बाहर ले आती है। फिर जेसी एक सीढ़ी लेकर घर के ऊपर के फ्लोर पर जाता है और वो कांच तोड़कर रे को वहां पड़ी हुई गिटार से मारने लगता है। फिर गाइज रे जलकर अपने असली रूप में आता है, जो एक शैतानी रूप था, जिसे देखकर जोई डर जाती है। पर जेसी रे को पीट पीट कर जान से मार देता है। फिर जोई एंड जेसी दोनों भी सीढ़ी उतरकर नीचे आते हैं। फिर सुबह होने ही वाली थी और जेसी को इंटरनल कुछ महसूस होता है और वो घर के पास यार्ड में जाता है, जहाँ की मिट्टी खोद कर भरी हुई थी। उसे हटाते ही जेसी को 2-3 बैग्स मिलते हैं, जिनमें रे ने बच्चों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे और शायद जोई के पार्ट्स भी इन बैग्स में पैक होते हैं, पर उसे जेसी ने बचा लिया था और मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज ये तो थी मूवी की स्टोरी। बात करते हैं मूवी के कुछ थ्योरीज की। पॉइंट नंबर 1 है, टीवी शो में फादर डेविल के बारे में कुछ बता रहा था। वो ये बता रहा था कि जो मूवीज में हमें डेविल के फॉर्म दिखाए जाते हैं, असल में डेविल वैसा नहीं दिखता। असल में डेविल का ये छलावा होता है। असल में डेविल का कोई रूप ही नहीं होता, वो बुराई के अंदर पनपता है। जैसे गाइज मूवी में रे को सिर्फ आवाजें आती थी, पर डेविल का कोई भी फॉर्म वहाँ पर हमें नहीं दिखाया गया। एंड ये आवाजें उसकी खुद के शरीर से आती थी, जो उसे बुराई करने पर मजबूर करती थी। और ठीक उसका नेगेटिव प्रभाव जेसी पर भी पड़ा। रे के अंदर के शैतान की नेगेटिविटी इतनी थी कि जेसी उन्हें महसूस कर रहा था और उसे बाहर हो रही सारी चीजों के विजन आते थे, और इसीलिए वो पेंटिंग्स भी उसी से रिलेटेड बनाता था। जैसे शुरुआत में जब रे ने अपनी पत्नी को मारा था तो क्रॉस उल्टा हो गया था, तो जेसी ने भी उस घर में आते ही अपनी पहली पेंटिंग उल्टे क्रॉस की ही बनाई, जबकि वो इतना खास पेंटिंग नहीं कर पाता था। पर अचानक से इस घर में आने के बाद वो नेगेटिव पेंटिंग्स बनाने लगा। दूसरा थ्योरी पॉइंट ये है कि हमें इस मूवी में किस डेविल का रेफरेंस दिखाया गया है, तो उस डेविल का नाम है बिलायल, जो सैटन का ही सबसे करीबी डीमन है। और इसका हिंट हमें मूवी में ही दिया गया है। जैसे मूवी में आर्ट गैलरी का नाम था बिलायल आर्ट गैलरी,
तीसरा पॉइंट ये है कि इस मूवी का नाम द डेविल्स कैंडी क्यों रखा गया, तो इसका रेफरेंस भी हमें मूवी में ही देखने मिलता है। जब पुलिस एंड जेसी बात कर रहे थे तो पुलिस ने रे का असाइलम में बताया हुआ स्टेटमेंट्स जेसी को सुनाए थे कि रे को डीमन के लिए बच्चों को मारना पड़ता था क्योंकि बच्चों की सोल डीमन के लिए एक कैंडी के समान होती है। सो ये रीजन है कि इस मूवी का नाम द डेविल्स कैंडी रखा गया है, जिसमें डेविल की कैंडी वो बच्चे थे जिन्हें रे ने मारा और जोई को भी मारने की 3 बार कोशिश हुई। फिर इसी से और लास्ट पॉइंट भी निकल कर आता है, वो है पेंटिंग एंड बैग्स का। आपको याद होगा कि जेसी ने जब दूसरी पेंटिंग बनाई थी उसमें उसने 3-4 बच्चे जो तड़प रहे थे और चीख रहे थे और डेविल उनके ऊपर खड़ा है ऐसा हमें दिखाया गया था। तो वो 3-4 बच्चे वही बच्चे थे जिन्हें अभी रिसेंटली ही रे ने मारकर उनके टुकड़े करके बैग में भरा था और उन बैग्स का पता जेसी को एंड में चला और जेसी ने अपने माइंड को कंट्रोल करके उस पेंटिंग को पहले ही फाड़ दिया था और अपने फियर को भी उसने ओवरकम करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टेबल करके उसने आखिर में डेविल के फॉर्म को यानी कि रे को मार गिराया। रे असल में डेविल नहीं था, पर उसके मन के बुराई के चलते मूवी के एंड में उसकी बिलायल डीमन से तुलना की गई और इसीलिए उसका फॉर्म डिमोनिक शेप में मूवी के एंड में दिखाया गया। और हमें मूवी में यही मैसेज दिया गया है कि बुराई इंसान के दिल में होती है, जिसे डेविल का फॉर्म आजकल माना जाता है, जो काफी तगड़ी कंसेप्ट मुझे लगी। तो दोस्तों ये थी द डेविल्स कैंडी मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। गाइज ये मूवी देखते समय मैं 1 सेकंड के लिए भी एक जगह से नहीं हिला था, इतनी ये मूवी कैची है। मूवी का प्लॉट प्लस डायरेक्शन सब कुछ परफेक्ट है। मैं यूजुअली मूवी की लिंक्स नहीं देता हूँ, बट इस मूवी की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके जरूर से जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर जरूर कर दे, ताकि आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।